Hi students, how are you? Welcome back to the online teaching classes by Sunrise School. Dear students, आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जैसा कि आप जानते हैं कल हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक गद्य भाग का पहला लेसन कंप्लीट किया। हमारा अगला जो शीर्षक है वो है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत के लेखक हैं श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। बाल गोविंद भगत एक व्यक्ति चित्र या रेखा चित्र विधा के अंतर्गत है। तो बाल गोविंद भगत व्यक्ति चित्र के माध्यम से लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र को उद्घाटित किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। सन्यासी की वेशभूषा धारण कर लेने से कोई सन्यासी नहीं हो जाता या बाह्य आडंबर रचने से, अनुष्ठान रचने से कोई सन्यासी नहीं होता बच्चों, बल्कि सन्यास का आधार मानवीय मूल्य, मानवीय सरोकार होते हैं। दूसरी तरफ लेखक ने इस पाठ के माध्यम से ये भी बताया है कि बड़ी जाति में या उच्च जाति में जन्म लेने से कोई मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं होता। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने जाति प्रथा पर करारा व्यंग करते हुए कहा कि कोई भी मनुष्य जाति से बड़ा या छोटा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के कर्म से बड़ा या छोटा बनाते हैं। मनुष्य के कर्म अच्छे होने चाहिए। समाज में हमारी पहचान ऊंची जाति में जन्म लेने से नहीं होती, बल्कि अच्छे और सच्चे कर्म करने से बनती है। हमारे अच्छे कर्म, बल्कि ये कहें कि हमारे सत्कर्म हमें ऊंचा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। तो इस शीर्षक के माध्यम से उन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए अनेक समाज के अंदर जो प्रचलित परंपरागत रूढ़ियां हैं उनको उखाड़ फेंकने का प्रयास भी किया है। तो ये हमारा जो व्यक्ति चित्र है, चलिए पढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। लेखक ने शुरुआत में उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि बाल गोविंद भगत जो थे वो एक मंझोला होता है बेटा मध्यम, ना ज़्यादा लंबा ना ज़्यादा छोटा, मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही रहे होंगे। गोरा रंग था और उम्र कितनी थी? उम्र उनकी 60 वर्ष की रही होगी, 60 से कुछ अधिक ही रही होगी। बाल पक गए थे। बाल गोविंद भगत के बाल पक गए थे, अर्थात बाल सफ़ेद हो गए थे। बाल पकना, बाल सफ़ेद होना। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, दाढ़ी नहीं रखते थे। वैसे सन्यासियों को आपने देखा होगा लंबी लंबी दाढ़ी रखे हुए, लेकिन नहीं, ना तो लंबे बाल रखते थे ना लंबी दाढ़ी रखते थे, किंतु हमेशा उनके चेहरे पर सफ़ेद बाल जो थे वो जगमग करते रहते थे। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी टोपी। बाल गोविंद भगत क्या कौन से कपड़े पहनते थे? एक लंगोटी और सिर के ऊपर कबीर पंथियों जैसी टोपी। कबीर पंथी किनको कहते हैं बेटा? जो कबीर को मानने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? कबीर पंथी कहते हैं। संत कबीर के आदर्शों पर जो चलने वाले हैं, संत कबीर के जो अनुयायी हैं, वो कबीर पंथी कहलाते हैं। तो कबीर पंथियों जैसी कनफटी टोपी कैसी होती है बच्चों? जो कान के ऊपर कट होते हैं। आपकी किताब के अंदर चित्र में दिखाई भी गई होगी। कान के ऊपर टोपी के अंदर क्या लगे होते हैं? कट लगे होते हैं, वो कनफटी टोपी कहलाती है। ये देखिए बाल गोविंद भगत आपके सामने हैं और इनकी टोपी जो है वो कान के ऊपर से कट लगी हुई टोपी है। तो ये जो बाल गोविंद भगत की टोपी इसके अंदर दिखा रखी है। तो इस तरह की कनफटी टोपी बाल गोविंद भगत पहनते थे। और चलिए अपने पाठ पर चलते हैं। जब जाड़ा आता था, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे। सर्दियों के अंदर बाल गोविंद भगत क्या ओढ़ते थे? काले रंग का कंबल ओढ़ते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन। और कौन सा चंदन लगाते थे? रामानंदी चंदन, रामानंद द्वारा प्रचलित चंदन। जैसे आप लोग मसाले यूज़ करते हैं, MDH महासेधी हट्टी द्वारा प्रचलित, इसी तरह से रामानंद द्वारा प्रचलित चंदन का ब्रांड था जो क्या नाम से प्रचलित था? रामानंदी चंदन के नाम से प्रचलित था।
जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था, जैसे औरतें टीका लगाती है इस तरह से गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। बाल गोविंद भगत गले के अंदर क्या पहनते थे? तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला पहनते थे। अब बेडोल क्या होती है बच्चों? बेडोल होती है जिसको आकार नहीं दिया गया है। तुलसी की जड़ों को निकाल करके उनको थोड़ा थोड़ा वैसे ही साफ करके और उनमें छेद करके धागा पिरो दिया, वो वही बेडोल। और जिन मोतियों को मशीन में साफ करके आकार दे करके एक आकार में ढाल करके बनाया जाता है, वो होती है साफ की हुई बनी हुई माला, आकार देकर बनाई हुई। लेकिन ये कैसी थी? ये बेडोल माला थी, अनगढ़, वो गढ़ी हुई माला होती है। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब कवि कहते हैं कि ऊपर उनकी तस्वीर को देख करके कोई ये नहीं कह सकता कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। अब बच्चों, साधु किसको कहते हैं? जो सन्यासी होते हैं। और गृहस्थ किनको कहते हैं? जिनका घर बार होता है, बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, वो गृहस्थ होते हैं। उनकी गृहिणी, गृहिणी का अर्थ है उनकी पत्नी की तो लेखक बताते हैं मुझे याद नहीं, पर उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। लेखक कहते हैं उनकी गृहिणी के बारे में तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी और उनके बेटे को मैंने देखा था। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को मैंने देखा था। पतोहू कहते हैं बेटा पुत्र की बहू को, बेटे की बहू को। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। बाल गोविंद भगत की खेती बाड़ी करते थे और एक छोटा सा उनका साफ सुंदर सा मकान था। किंतु लेखक कहते हैं खेती बाड़ी करते हुए परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, सन्यासी थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले, अर्थात सन्यासियों जैसा जीवन जीने वाले, गृहस्थ होते हुए भी सन्यासियों वाले आदर्शों को अपनाने वाले। कबीर को साहब मानते थे। किसको साहब मानते थे? साहब से अभिप्राय भगवान। और किसको मानते थे? संत कबीर, जो कबीर कवि हुए आपके, उनको साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, कबीर के लिखे हुए गीतों को वो गाया करते थे, उनकी रचनाओं को गाया करते थे, उन्हीं के आदेशों पर चलते। उन्होंने जो शिक्षाएं अपने पदों के अंदर दी है, उन्हीं के ऊपर चलते, उन्हीं को जीवन में धारण करते थे। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। बाल गोविंद भगत कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सबसे खरा व्यवहार, दो टूक व्यवहार रखते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे, साफ साफ कहने में किसी से भी संकोच नहीं करते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते और बेकार में किसी से लड़ाई भी नहीं करते थे। किसी की चीज़ नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी की चीज़ को बिना मतलब के छूते नहीं थे, स्पर्श नहीं करते थे और बिना किसी से पूछे उनकी चीज़ को यूज भी नहीं करते थे, व्यवहार में भी नहीं लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। उनके इस नियम को वो कई बार इतना ज़्यादा गहराई से उसके ऊपर अमल करते कि लोगों को देख करके कुतूहल होता, हैरानी होती। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे, शौच के लिए भी नहीं जाते थे किसी दूसरे के खेत में। वह गृहस्थ थे। बाल गोविंद भगत कैसे थे? गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। हालांकि वो विवाहित थे, गृहस्थ थे, घर गृहस्थी बसा रखी थी, लेकिन उनकी सारी चीज़ों पर किसका अधिकार था? साहब अर्थात कबीर का अधिकार मानते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर उसे पहले साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। खेत में पैदा हुए अनाज को सबसे पहले कहाँ ले जाते थे? कबीरपंथी मठ में ले जाते थे, जो उनके घर से कितनी दूर था? 4 कोस। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कबीरपंथी मठ कितनी दूर था? 4 कोस दूर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट के रूप में रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो कुछ मिलता था उसी से वो घर का गुजारा चलाते, वो घर ले आते थे। तो इन सब के ऊपर लेखक कहते हैं ये सब बातें तो साधारण थी, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर। लेखक बाल गोविंद भगत की कौन सी विशेषता पर मुग्ध थे? उनके मधुर गाने पर मुग्ध थे, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे।
वो क्या गाते थे? कबीर के सीधे साधे पद, कबीर के वो पद गाते थे और उनके कंठ से निकल करके वो पद ऐसे लगते थे मानो ये सजीव हो गए हों। आषाढ़ की रिमझिम है। कौन से महीने की रिमझिम बच्चों? आषाढ़। आषाढ़ महीना कब आता है? बारिश के अंदर आता है। बारिश का महीना है आषाढ़। सावन मास से पहले आता है। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आषाढ़ महीने की रिमझिम है। सारा गांव क्या कर रहा है? खेतों के अंदर काम कर रहा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी कहते हैं बच्चों धान के पौधों को पानी भरे खेतों के अंदर रोपना, लगाना रोपनी कहलाती है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, खेल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा कहते हैं बच्चों खेत में जो नाश्ता ले जाया जाता है, अंगाकड़े, राबड़ी वगैरह जो भी सुबह के टाइम खेत में खाने के लिए दिया जाता है उसको बोलते हैं कलेवा। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। आकाश के अंदर बादल छाए हुए थे, क्यों? मौसम बारिश का था इसलिए। धूप का नाम नहीं, कहीं धूप नहीं दिखाई दे रही थी। ठंडी पुरवाई चल रही थी। पुरवाई कहते हैं बच्चों पूर्व दिशा से चलने वाली हवा को। ऐसे ही समय में आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। लेखक कहते हैं ऐसे समय में, बारिश के उस मौसम में, खेतों में जब काम चल रहा था, पूर्व से हवा चल रही थी, पुरवाई हवा चल रही थी, ऐसे के अंदर आपके कानों में जो स्वर की तरंग सी एक झनकार कर उठी, ये क्या है? ये किसकी आवाज़ है? ये कौन है? ये पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। कहते ये पूछने की आवश्यकता नहीं है। सामने देख सकते हैं बाल गोविंद भगत जो है वो अपने खेत में क्या कर रहे हैं? रोपनी, रोपनी, धान के पौधे रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, लगातार लाइन से उन पौधों को लगा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों की ओर। अर्थात उनके आवाज़ से निकला हुआ, उनके गले से निकला हुआ एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़ाकर, अर्थात उसको लय और तान के अनुसार गा करके कुछ तो अपने उस संगीत को वो ईश्वर को भेंट कर रहे हैं, स्वर्ग की ओर भगवान को भेंट कर रहे हैं, और कुछ इस मिट्टी पर उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके कानों की ओर, अर्थात वहाँ काम करने वाले भी उनके संगीत को सुन रहे हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं। अब बच्चे जो खेलते हुए क्या करते हैं? झूम उठते हैं उनके संगीत को सुन करके। मेड़ पर खड़ी हुई औरतों के होठ कांप उठते हैं। मेड़ कहते हैं बेटा पगडंडी, खेत का जो पगडंडी होती है उसको मेड़ बोलते हैं। तो मेड़ के ऊपर खड़ी हुई औरतें जो हैं वो भी उनके संगीत को सुन करके गुनगुनाने लगती हैं। उनके होठ भी हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं और उनके संगीत को सुनकर हलवाहे जो हैं वो नाचने को आतुर हो जाते हैं, नृत्य को आतुर हो जाते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है और जो वहाँ खेत के अंदर धान के पौधे रोप रहे थे उनकी उंगलियां एक अजीब क्रम अनुसार चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? लेखक ने भगत के संगीत को क्या कहा है? जादू कहा है। भादों की अंधेरी अधरतिया। अब भादों भी बच्चों बारिश का जो एंड वाला महीना होता है वो भादों होता है। भादों के महीने में कभी बारिश होती है और कभी धूप होती है, गर्मी होती है। तो भादों की आधी रात, भादों महीने की अंधेरी आधी रात, अधरतिया का अर्थ है आधी रात। थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। भादों का महीना है, मूसलाधार बारिश, तेज बारिश अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुई है। बादलों की गरज और बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो। लेखक कहते हैं हो सकता है बादलों के गरजने की आवाज़ में, क्योंकि बादलों की गरज बहुत तेज होती है, और बिजली के कड़कने की आवाज़ में हो सकता है आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार, झिल्ली कहते हैं बेटा झिंगुरों को, बारिश के मौसम में आप सुनते हैं रात के टाइम तरह तरह की झिल्ली, मेंढक, झिंगुर, इनके बोलने की जो आवाज़ें आती हैं तो वो रात के उस सन्नाटे को जरूर कम कर देती हैं, लेकिन
कवि लेखक जो है वो क्या बताना चाहते हैं कि झिंगुरों की झनकारने की आवाज़ और दादुरों की टरटर, दादुर कहते हैं बच्चों मेंढक को, मेंढकों के टरटराने की आवाज़ बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में नहीं डुबो सकती। कहते हैं प्राकृतिक जो बिजली के कड़कने की और बादलों के गरजने की जो आवाज़ है ना, हो सकता है वो तो बाल गोविंद भगत की आवाज़ को दबा ले, उनके संगीत को ना सुनने दे, लेकिन झिंगुरों की झनकार और मेंढकों के टरटराने की आवाज़ का उनके संगीत पर कोई असर नहीं पड़ता। उनकी खंजड़ी, खंजड़ी एक बाजा था, वाद्य विशेष, बाजा विशेष, जो कौन बजाते थे बच्चों, बाल गोविंद भगत बजाते थे। और वो कैसे बजता था, डिमक डिमक कर बजता था। मैं आपसे पूछूंगी बाल गोविंद भगत क्या बजाते थे, खंजड़ी बजाते थे, कैसे बजती थी, डिमक डिमक कर बजती थी। और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। बाल गोविंद भगत क्या गा रहे हैं, एक वो ये गा रहे हैं कि गोदी में पियवा, हे सखी अर्थात हे आत्मा, हे जीवात्मा, पिया अर्थात परमात्मा, हे जीवात्मा, परमात्मा जो है वो तुम्हारी गोदी अर्थात तुम्हारे शरीर के अंदर है। चमक उठे सखिया, फिर भी जीवात्मा जो है उसको ढूंढती घूमती है, चिहुक उठती है, चिल्ला उठती है। हाँ, पिया तो गोद में ही है अर्थात परमात्मा तो शरीर के अंदर ही निवास करते हैं, किंतु मनुष्य समझता नहीं है। क्या समझते हैं, किंतु वह समझती है वह अकेली है। जीवात्मा क्या समझती है कि परमात्मा उससे दूर है, वह अकेली है, इसलिए वह उसको ढूंढती हुई घूमती है, चिहुक उठती है, चिल्ला उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अब लेखक कहते हैं कि उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात के अंदर उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली, जैसे बिजली एकदम से चमक करके पूरा वातावरण जो है उसको प्रकाशमान कर देती है, वैसे ही उनका जो गाना है वो भी बिजली की तरह से चौंकाने वाला है। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। लेखक कहते हैं सारा संसार जो है वो चुपचाप चुप्पी के अंदर सोया हुआ है, लेकिन बाल गोविंद भगत का जो संगीत है वो जाग रहा है, अर्थात बाल गोविंद भगत संगीत गा रहे हैं, वो जाग रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं। और क्या कह कर के जगा रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। क्या कहते हैं कि हे मुसाफिर, हे मनुष्य, तेरी गठरी में लागा चोर, गठरी से अभिप्राय बच्चों शरीर, हे मनुष्य तेरे शरीर के अंत को ये पांचों जो इंद्रियां हमारी हैं, ये इंद्रियों रूपी चोर तुम्हारे शरीर को चुराने में लगे हुए हैं, तुम सावधान हो जाओ। अर्थात मनुष्य किसके वश में होता है, अपनी इंद्रियों के वश में होता है, और जब तक मनुष्य इंद्रियों के वश में रहेगा वो सच्चे ज्ञान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए वो समझाना चाहते हैं कि ये मनुष्य तेरे शरीर को इंद्रियों रूपी जो 5 चोर हैं ना वो चुराने में लगे हुए हैं, तू सावधान हो जा, अर्थात अपनी इंद्रियों पर काबू पाना सीख। अब आगे कहते हैं कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। बाल गोविंद भगत क्या गाते थे बच्चों, प्रभातियाँ गाते थे। कौन से महीने में, कार्तिक महीने में। कार्तिक महीना कौन सा होता है, सर्दी की शुरुआत का महीना होता है, जिस महीने में दिवाली आती है। तो कार्तिक महीने के अंदर वो प्रभाती क्या होती है बच्चों, सुबह सवेरे लोगों को जगाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसको बोलते हैं प्रभाती। तो प्रभाती कौन से महीने में गाते थे, कार्तिक के महीने में गाते थे, फागुन तक चला करती। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब से कब तक चलती थी, कार्तिक से फागुन तक चलती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। लेखक कहते हैं इन दिनों वो सुबह जल्दी उठते थे और गांव से 2 मील दूर नदी स्नान करने के लिए जाते थे। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखर कहते हैं बेटा छोटा जो तालाब होता है उसको, और उस पोखर के पास एक ऊंचा भिंडे अर्थात टिब्बा था, टीला था, उस टीले के ऊपर बैठ कर के अपनी खंजड़ी लेकर, अपना वो वाद्य यंत्र लेकर के बैठ जाते और अपने गाने टेरने लगते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ। सोने के संबंध में लेखक की विशेषता क्या है बच्चों, वो देर तक सोने वाले हैं। किंतु एक दिन
माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी। माघ महीना देसी महीनों के जो देसी नाम हैं, माघ, पौष, फाल्गुन, तो माघ महीना बहुत ज़्यादा ठंड का महीना होता है बेटा। जनवरी का जो महीना होता है, उस दांत किटकिटाने वाली भोर में, उस सवेरे में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। अर्थात उनके संगीत को सुनकर लेखक कहाँ चले गए? पोखरे पर चले गए। अभी आसमान में तारों के दीपक बुझे नहीं थे, आकाश के अंदर तारे जो थे वो टिमटिमा रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी। लोही कहते हैं बच्चों सूर्य की लालिमा। पूरब दिशा के अंदर सूर्योदय से पूर्व जो हल्की लालिमा होती है वो क्या कहलाती है? लोही कहलाती है, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। पूरब की लालिमा को कौन सा तारा बढ़ा रहा था बच्चों? शुक्र तारा बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था, कोहरा छाया हुआ था, धुंध छाई हुई थी। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत का अर्थ है ढका हुआ सा मालूम पड़ता था। जब धुंध पड़ती है, कोहरा पड़ता है, आप देखते हैं सर्दियों के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो पूरा वातावरण जो था वो ऐसा लग रहा था मानो ढका हुआ है। और उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर, उस रहस्यमय वातावरण, लेखक ने उस वातावरण को रहस्यमय क्यों कहा है? क्योंकि साफ साफ दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था। तो कुश की चटाई पर, कुशा एक घास होती है बच्चों, कुशा जो आगे से बहुत पैनी होती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? कुशा। पैनी होने के कारण कुशा घास की चटाई पर पूरब में मुंह करके, काली कमली ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लेकर के बैठे हुए थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, अर्थात वो गा रहे थे। उनकी उंगलियां जो हैं वो खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते वो इतने मस्त हो जाते थे, इतने सुरूर में, सुरूर का अर्थ है नशा। एक तो हम चुपचाप से आराम से बैठ के गाएं और गाते गाते एकदम मस्ती में, तो ये पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो सुरूर में, नशे में आ जाते, उत्तेजित हो उठते, एकदम से उनके अंदर जोश भर जाता था। मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर गाने लगेंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी और इस तरह से भाव विभोर होकर के गाने से, बहुत मस्त होकर के गाने से उनकी जो कमली थी वो बार बार उनके सिर से नीचे सरक जाती थी। लेखक कहते हैं माघ महीने की ठंड थी, मैं जाड़े से कँपकँपा रहा था, काँप रहा था, किंतु तारों की छाया में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते थे। लेखक कहते हैं इतनी ठंड में भी बाल गोविंद भगत इतने परिश्रम के साथ गा रहे थे कि उनके माथे पर उस ठंड के अंदर भी, ठिठुरती हुई ठंड में भी उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती थी। बच्चों, यहाँ तक आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ के देखेंगे। मैंने पढ़ाते समय क्वेश्चन जो रिपीट किए हैं, जो लाइनें मैंने बार बार रिपीट की हैं, उनको आप क्वेश्चन बना करके अपनी नोटबुक के अंदर राइट करके लर्न भी करेंगे। तो आज के लिए आपका यही होमवर्क है। इति अलम।